एमएमआर से टेंडर से अभी बोइंग की तरफ से F-18 को वापस लेके सही फैसला किया जा रहा है या फिर गलत फैसला किया जा रहा है। एम्ब्रेर की तरफ से अभी अपनी C-390 एयरक्राफ्ट को भारत को एक मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट के तौर पर ऑफर करने का फैसला किया गया है। इंडियन आर्मी की तरफ से अभी किस वजह से अपनी एमुनेशन स्टोरेज फैसिलिटीज की सिक्योरिटी को बढ़ाने का प्लान किया जा रहा है, और अंत में भारत को ह्यूमन राइट्स और रिलीजियस फ्रीडम की धमकी देने पर भारत की तरफ से यूएस को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स के एमएमआर से टेंडर को लेके। एक दिन पहले ही हमने इसके बारे में बात किया था कि शायद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एमएमआर से टेंडर में अभी कोई और ही फाइटर जेट को खरीदने का फैसला किया जा रहा है। और पहले जो डाउट था कि शायद इसमें भी राफेल को ही सिलेक्ट किया जाएगा, ये डाउट अभी शायद ही आगे चल के सच होने वाला है, क्योंकि अभी इंडियन एयरफोर्स के चीफ के रिसेंट स्टेटमेंट के मुताबिक एमएमआर से टेंडर में सिलेक्ट किए गए फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स का 7th कैटेगरी का फाइटर होने वाला है। अब इसमें लगता है कि शायद एमआर से टेंडर में कोई दूसरी ओरिजिन की फाइटर जेट को सिलेक्ट किया जाएगा। इसी बीच बोइंग की तरफ से भारत को एमआर से टेंडर में ऑफर किए गए 2 फाइटर जेट में से अभी एक को विड्रॉ करने का फैसला किया गया, और अभी बोइंग की तरफ से अपनी F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 को फाइनली एमएमआर से टेंडर से बाहर करने के बारे में सोचा जा रहा है, और बदले में सिर्फ अभी वो भारत को अपनी F-15EX को ऑफर करने वाले। साथ ही इसमें एक और यूएस ओरिजिन फाइटर जेट यानी कि F-21 भी पार्टिसिपेट कर रहा है। अब माना कि F-15EX को लेके काफी सारे लोग हाइप क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स के लिए कोई काम का नहीं होने वाला है, क्योंकि आज भी ये एक हेवीवेट कैटेगरी का फाइटर जेट है और अपनी साइज की वजह से आसानी से दुश्मन के रडार में नजर आ सकता है, क्योंकि एयरफ्रेम के मामले में आज भी इसका डिजाइन F-15 की ओल्डर डिजाइन के साथ काफी हद तक सिमिलर है, लेकिन एवियोनिक्स और सेंसर्स के मामले में अपने सभी पुराने वेरिएंट के मुकाबले काफी बेहतर है, और यहाँ तक कि ये F-15E के मुकाबले लगभग 28% ज्यादा वेपन को भी कैरी कर सकता है। और बताया जाता है कि ये 22 एयर मिसाइल को कैरी कर सकता है, जो कि आज तक कोई फाइटर जेट कैरी नहीं कर सकता है। अब इन सभी बातों को बताकर बोइंग की तरफ से और यूएस की तरफ से इसको भारत में पुश करने के लिए जबरदस्त लॉबी किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये कि हमें अभी एक मीडियम वेट कैटेगरी का फाइटर की जरूरत है, जो कि साइज में छोटा हो, जिसका रडार क्रॉस सेक्शन कम हो, जो कि राफेल, यूरोफाइटर, ग्रिपेन, MiG-35 या फिर F-18 जैसे फाइटर होने चाहिए। पर अभी अगर इनकी जगह पर हम एक बड़े और बल्कि फाइटर जेट को खरीदने के लिए जाएंगे तो इसमें हमें कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। और मेरे हिसाब से बोइंग की तरफ से अभी F-18 को इस टेंडर से बाहर निकालकर एक गलत फैसला किया जा रहा है, क्योंकि नेवी की टेंडर में भी वो F-18 को भारत को ऑफर कर रहे हैं, और अगर भारत राफेल के अलावा कोई और फाइटर जेट को खरीदने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर सबसे ज्यादा चांसेस F-18 के लिए होने वाले थे। लेकिन फिलहाल के लिए बोइंग की तरफ से अगर F-18 को एमएमआर से टेंडर से बाहर कर दिया जाता है तो नेवी के टेंडर में भी F-18 के सिलेक्ट होने की चांसेस काफी कम हो जाएंगे। अगला अपडेट एम्ब्रेर की तरफ से। अब सब जानते हैं कि अभी इंडियन एयरफोर्स में जिन नेत्र AWACS का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें बेस के तौर पर जिन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है वो एम्ब्रेर की ERJ-145 एयरक्राफ्ट है। और अभी हाल ही में एम्ब्रेर की तरफ से एक इंटरव्यू में बताया गया था कि वो अभी भारत के साथ आगे चल के और भी बिजनेस करना चाहता हूँ, और वो अभी भारत के साथ एडिशनल ERJ-145 कैटेगरी की एयरक्राफ्ट को लेकर डील के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा एम्ब्रेर की तरफ से बताया गया कि वो अभी भारत को अपनी एक मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट को भी ऑफर करने वाले, जिसका नाम C-390 मिलेनियम है। अब सब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट को खरीदने की कोशिश किया जा रहा है या फिर लीज पर लेने की भी कोशिश किया जा रहा है, जिनको मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए अभी एम्ब्रेर की तरफ से अपनी C-390 एयरक्राफ्ट को भारत को ऑफर करने का एम रखा गया है। इसके अलावा एम्ब्रेर के मुताबिक ये इंडियन एयरफोर्स की C-130 फ्लीट का अल्टरनेटिव भी हो सकता है, और एम्ब्रेर की तरफ से इसे इंडियन एयरफोर्स की C-130 कैटेगरी के अंदर ऑफर किया जा रहा है, जिसको सपोर्ट और स्पेशल ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर कई अलग अलग मिशन में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी हमारे पास ऐसे 12 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं जिनको अलग अलग ऑपरेशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आगे चल के एडिशनल 6 C-130 एयरक्राफ्ट को भी खरीदने का प्लान किया जा रहा है। एम्ब्रेर का कहना है कि ये बाकी सभी स्पेसिफिकेशन के मामले में C-130 को चैलेंज कर सकता है, लेकिन इसमें टर्बोफैन इंजन होने की वजह से
इसकी स्पीड और फ्यूल एफिशिएंसी C-130 के मुकाबले काफी ज्यादा है, जिस वजह से एम्ब्रेयर की C-390 एयरक्राफ्ट का फेरी रेंज जो है वो C-130 के मुकाबले काफी बेहतर है। लेकिन सवाल ये कि अभी बस ऐसे 6 ही एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए शायद इंडियन एयरफोर्स किसी डिफरेंट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट को खरीदने की कोशिश करेगा, क्योंकि बाद में फिर इनकी सर्विस और मेंटेनेंस के लिए हमको अलग ही झंझट का सामना करना पड़ेगा। और हम पहले से ही C-130 को जिन रोल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इंडियन एयरफोर्स उसी रोल के लिए किसी दूसरे एयरक्राफ्ट को खरीदने की कोशिश करने वाली। लेकिन अगर इसको मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के तौर पर भारत को ऑफर किया आता है तो ये भारत के लिए एक अच्छा ऑफर हो सकता है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। इंडियन आर्मी की तरफ से अभी अपनी एमुनेशन की सेफ्टी के लिए कुछ नए सिस्टम्स को लागू करने का फैसला किया जा रहा है, क्योंकि बताया गया कि पिछले कई सालों से आर्मी की एमुनेशन डिपोज में मिस हैंडलिंग या इम्प्रॉपर स्टोरेज या मैनेजमेंट की वजह से कई हादसे हो चुके हैं, जिनकी वजह से आर्मी को करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। एमुनेशन बेकार हुए थे, जल गए थे या फिर खराब हो गए थे। इसी वजह से अभी आर्मी की तरफ से इमरजेंसी बेसिस पर अपनी सभी एमुनेशन स्टोरेज फैसिलिटी की सिक्योरिटी सिस्टम को बेहतर करने का फैसला किया जा रहा है। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जहां पर स्पेशली आग लगने की वजह से एमुनेशन खराब हुए हैं। इसी वजह से अभी आर्मी की तरफ से अपनी सभी एग्जिस्टिंग एमुनेशन स्टोरेज फैसिलिटी में मॉडर्न फायर फाइटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया, जिसमें फायर ब्रेकआउट होने के तुरंत बाद ही इसको डिटेक्ट किया जा सकेगा और साथ ही इसको बुझाया जा सकेगा या फिर इसको स्प्रेड होने से रोका जा सकेगा। अभी क्या होता है कि ज्यादातर समय आग लगने पर जब अलार्म बजता है तो उनको मैनुअली बुझाना पड़ता है, लेकिन अभी ऐसे टेक्नोलॉजी सामने आ चुकी है जिसमें ऑटोमेटिकली फायर को डिटेक्ट करने के बाद उसको काउंटर भी किया जा सकता है, फिर उसको बुझाने की कोशिश भी किया जा सकता है। और इससे अगर फायर पूरी तरीके से बुझता भी नहीं है लेकिन फिर भी इसको काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है या फिर इसकी स्प्रेड को रोका जा सकता है, जिसको आगे चल के बुझाने में हमको मैनुअली काफी आसानी होने वाली है। अभी मेनली आर्मी के 16 एमुनेशन डिपो हैं, जिनमें से सेंट्रल एमुनेशन डिपो जो कि पुलगांव में मौजूद है, ये सभी का मदर डिपो यानी कि ये सबसे बड़ा मेजर डिपो है और ये सेंट्रल कमांड के अंदर आती है। और जो भी वेपन या एमुनेशन सबसे पहले खरीदा आता है उन सबको सबसे पहले यहीं पे आके स्टोर करके रखा आता है, जिसके बाद इसको यहाँ से अलग अलग डिपो में भेजा जाता है। तो सबसे पहले इसकी सिक्योरिटी को बेहतर करने का प्लान किया जा रहा है। अब इस तरीके की आइडिया सबसे पहले साल 2000 के बाद आर्मी के दिमाग में आया था, क्योंकि साल 2000 में भरतपुर एमुनेशन डिपो में आग लगने की वजह से कई सारा जान मान का नुकसान हुआ था और उसके बाद भी हमारे अलग अलग एमुनेशन डिपो में छोटे बड़े फायर इंसिडेंट हो चुके हैं जिसमें एमुनेशन वगैरह वेस्ट हुए हैं। तो ऐसे कई सिक्योरिटी रीजन को ध्यान में रखते हुए अभी मॉडर्न स्टैंडर्ड की सिक्योरिटी सिस्टम को ऐसे फैसिलिटीज में इंस्टॉल करने का फैसला किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत और यूएस को लेके। अब सब जानते हैं कि यूएस एक्चुअली भारत को अभी रशिया से अपने रिलेशन को दूर करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा है और ऐसा यूएस शुरू से ही करता आ रहा है, जिसमें जिनके साथ यूएस अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करता है उनको वो अपने ओपोनेंट यानी कि रशिया के साथ रहने नहीं देता, या फिर ऐसा करने पर वो अपने ही अलाइड कंट्रीज को मजबूर करने की कोशिश करता है या फिर ताकत के दम पर या सैंक्शंस की धमकी देके उनको डराने की कोशिश करता रहता है। ऐसा भारत को भी यूएस की तरफ से पहले कई बार धमकाया गया है और जब से भारत की तरफ से S-400 डील को साइन किया गया तब से भारत की इस डील के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात की जा रही और भारत को धमकाया भी जा रहा है। हाल ही में जब 2+2 लेवल की मीटिंग चल रहा था तभी यूएस की तरफ से भारत को एक तरीके से यानी कि इनडायरेक्टली रशिया के साथ अपने रिलेशन को रिड्यूस करने के लिए कहा गया था और साथ ही यूएस के सेक्रेटरी ब्लिंकन भारत में चल रही ह्यूमन राइट वायलेशन का नाम लेके भारत को अपनी रेड लिस्ट में डालने की धमकी दे रहे थे। वैसे ये कौन सी ह्यूमन राइट वायलेशन की बात कर रहे थे तो उन्हीं को पता होगा, लेकिन हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने भी इसका बहुत ही स्वाग वाला रिप्लाई दिया था कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी देश के साथ कोई भी डिफेंस डील को कर सकता है और काटसा यूनाइटेड स्टेट का एक डोमेस्टिक लॉ है जिसको भारत मानने वाला नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट की डोमेस्टिक लॉ इंटरनेशनल कंट्रीज के ऊपर लागू नहीं हो सकता है। अगर यूनाइटेड स्टेट को किसी देश से खतरा होता है तो तब वो इस सैंक्शन को अपने हिसाब से लगा सकते हैं, लेकिन इससे भारत को कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमसे यूनाइटेड स्टेट को अभी कोई खतरा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम यूनाइटेड स्टेट के सैंक्शन के डर से हमारी सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज करेंगे। और ह्यूमन राइट वाली बात को लेकर उन्होंने बताया था कि हम भी यूनाइटेड स्टेट में होने वाली ह्यूमन राइट की वायलेशन को देख सकते हैं और उसको लेकर चिंतित हैं और ओपिनियन दे सकते हैं। ये सब अपना अपना व्यू पॉइंट है, जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट हमको देख सकता है और यूनाइटेड स्टेट का एक अपना नजरिया है, वैसे हम भी उसको देख सकते हैं और हमारा भी एक नजरिया मौजूद है, जिसका मतलब साफ है तुम लोग जिस तरीके से हमारे साथ पेश आओगे हम भी उसी तरीके से तुम्हारे साथ पेश आ सकते हैं और हमारे डोमेस्टिक मैटर में हम किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते।
और ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट था जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी के द्वारा दिया गया था। अब बात करते हैं कि एस जयशंकर इतना भड़के क्यों थे। दरअसल यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की तरफ से अभी एक रिपोर्ट को पेश किया गया था और पहले भी एक कमेटी भारत को रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के अंदर रेड लिस्ट में मौजूद कंट्रीज के साथ डालना चाहता था जहां पर रिलीजियस फ्रीडम को लोगों को नहीं दिया जाता है। और सालों से यूनाइटेड स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट की तरफ से इस कमेटी की बात को अपोज किया गया। अभी फिर से इसी कमेटी की तरफ से यूनाइटेड स्टेट की स्टेट डिपार्टमेंट को ऐसे ही रिपोर्ट देने की कोशिश किया जा रहा है जिसमें वो भारत को रेड लिस्ट में डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस लिस्ट में अभी चाइना, पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देश मौजूद है जहां पर लोगों को रिलीजियस फ्रीडम नहीं दिया जाता है। और मुझे लगता है कि इस लिस्ट में भारत का नाम जो भी डालने की कोशिश कर रहे हैं या तो वो अंधे या फिर उनकी बुद्धि घास चरने गई है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।